नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा द्वादशी कला वर्ग विषय इतिहास इसका अध्याय जो राजा किसान और नगर जो हमारा चल रहा है उसी का एक पाठ्यक्रम जो हमने तीसरा भाग में मौर्य वंश साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका चौथा भाग लेते हैं, यानी मौर्य साम्राज्य की अन्य उपसमितियों के बारे में, मैगथनीज के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में और ब्राह्मी और खरगोष्ठी लिपि का क्या अर्थ होता है उनके बारे में आज जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं, हमने पढ़ा सम्राट अशोक के बारे में जिसका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में जो है पटना के बिहार राज्य के अंदर हुआ था। ठीक है, फिर हमने मौर्य प्रशासन की बात कही थी, वहां की नौसेना की बात कही थी। आज हमारे सामने जो बिंदु आ रहा है वो है अन्य उपसमितियां, यानी सेना के बाद कई और भी उपसमितियों का जो निर्माण हुआ जिससे मौर्य प्रशासन को बहुत अच्छे तरीके से प्रारंभ या चलाया जा सका था। देखिए, दूसरी उपसमितियों का दायित्व विभिन्न प्रकार का था, जैसे उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करना। सैनिक थे ना, जो घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक, अश्वारोही, तो वैसे ही अन्य जो है उपसमितियों का दायित्व होता था बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। ठीक है, तीसरा बिंदु है जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, ये अन्य उपसमितियों का कार्य था। और चौथा था सैनिकों की देखभाल करने के लिए सेवकों और शिल्पकारों की क्या करना, नियुक्ति करना। ये चार बिंदु। देखो, अन्य उपसमितियों में कौन कौन से लोग होते थे? पहले लोग होते थे जो अन्य उपकरणों की व्यवस्था करते थे, यानी अन्य उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करते थे युद्ध के समय। दूसरे वे जो सैनिकों के लिए भोजन का निर्माण करते थे, भोजन बनाते थे। तीसरे वे जो जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करते थे। और चौथे वे लोग जो सैनिकों की देखभाल करने के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करते थे। अब देखिए, उसके बाद आता है मैगथनीज की बात करेंगे। एक बार बार नाम आया मैगथनीज। ये नाम जब हमारे सामने आता है तो हमारे सामने उसकी एक पुस्तक जिसका नाम है इंडिका, पुस्तक का जो है विचरण या चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत होता है। लेकिन ये मैगथनीज थे कहाँ के, कौन थे, क्या थे, तो उसके बारे में देखिए। मैगथनीज एक यूनानी राजदूत थे और एक महान इतिहासकार भी थे। ठीक है, इतिहासकार का मतलब जो इतिहास से जानते थे, इतिहास को जानने का प्रयास करते थे, इतिहास को समझते थे। एक ऐसे महान इतिहासकार और एक बहुत अच्छे यूनानी राजदूत। और मैगथनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, और इस पुस्तक में हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, मैगथनीज ने बताया था कि मौर्य साम्राज्य की सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 क्या होती है, उप समितियां होती है, जो हमने पढ़ा है। यानी मैगथनीज के बारे में कह सकते हैं कि यूनानी राजदूत थे जो और इतिहासकार भी थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, और उस पुस्तक में उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे सामने एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिसको हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक बहुत अच्छे हिंदू राजा सम्राट अशोक के बारे में जिसने धम्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। याद है ना, धम्म सिद्धांत। अब देखिए इसके बारे में, अशोक जो है, सम्राट अशोक की बात कर रहा हूं, अशोक नहीं, सम्राट अशोक जो है वो भारतीय इतिहास में सर्वाधिक रोचक व्यक्तियों में से एक है। यानी जिसके बारे में लोग पढ़ना और जानना बहुत अच्छा चाहते हैं, बहुत अधिक चाहते हैं, वैसा सम्राट अशोक की अगर मैं पहचान कराऊं तो 1830 के दशक में हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी हुए जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। मैं लिख देता हूं, जेम्स प्रिंसेप। एक अंग्रेज अधिकारी थे। क्या थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करते थे। अंग्रेज अधिकारी जो है प्रिंस जिसेप ने जो है वो ब्राह्मी और खरगोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। किसका अर्थ निकाला? ब्राह्मी और खरगोष्ठी लिपियों का। और उस अर्थ के माध्यम से देखो ये बात किससे जुड़ेगी, यानी उस प्रिंस जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरगोष्ठी लिपियों को पढ़ने का काम प्रारंभ किया। ठीक है, और पढ़ने का प्रारंभ किया तो क्या पढ़ा उन्होंने? अशोक के लिखे अभिलेखों के बारे में पढ़ा। यानी अशोक के अभिलेख प्राकृत में थे जिसमें पश्चिमोत्तर से मिले जो है आरमाइक और यूनानी भाषा में हैं। देखो, प्राकृत के अधिकांश अभिलेख जो होते हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। जबकि
पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख जो है वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? वो खरगोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी और खरगोष्ठी लिपि। अब ब्राह्मी और खरगोष्ठी लिपि है क्या, ये हम आगे इसका अर्थ पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख जो है खरगोष्ठी लिपि में लिखे गए मिले हैं, पाए गए हैं, प्राप्त हुए हैं। आरामाइक और यूनानी लिपिकों का प्रयोग जो है वो अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है। देखो, इन लिपियों का उपयोग सबसे अधिक या सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में भी किया गया है। प्रिंसेप ने पता चलाया, यानी पता लगाया, प्रिंसेप जो था उसने ये पता लगाया कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर जो है वो क्या लिखा गया है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, देखो प्रियदर्शी यानी मनोरम, मनोरम यानी मन को भाने वाली, मनोरम मुखावृत्ति वाले, मुखावृत्ति यानी उनके मन को भाने वाले ऐसे राजाओं के जो चित्र हैं उनका नाम उसके अंदर लिखा गया है, यानी मुखवृत्ति वाले राजाओं के नाम लिखे गए। कुछ अभिलेखों में राजाओं के नाम जो है अशोक भी लिखा है, कुछ अभिलेखों में जो है राजा का नाम क्या लिखा गया? अशोक लिखा गया। तो कह सकते हैं कि प्रिंस जैसर ने जो है इन खरगोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों को 1830 में पढ़ना यानी जानना प्रारंभ किया, जिससे अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जा सका और उससे ये पता चला कि उन सिक्कों पर, उस अभिलेखों पर राजाओं के नाम या उनके चित्रण दिए गए। देखो, सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद कहा जाता है युद्ध का परित्याग कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था, कलिंग का इतना भयंकर त्रासदी वाला युद्ध था कि सम्राट अशोक के हृदय को उसने बदल दिया। सम्राट अशोक के मन में आया कि भूमि के टुकड़े को जीतने के लिए इतना जनसाह कदापि उचित नहीं है, और उन्होंने अहिंसा, सत्य, इन बातों को लेकर जो है धर्म सिद्धांत प्रतिपादित किया और परित्याग कर दिया, युद्ध का परित्याग कर दिया और धर्म विजय या धर्म के आधार पर धर्म विजय की नीति को अपनाया और उसी नीतियों को उन्होंने अभिलेखों पर खुदवाया, ताकि आने वाले वंशज भी जो है इसको पढ़े और इसको पढ़कर उसका अनुसरण करे और कदापि युद्ध जैसे या अहिंसा जैसे मार्ग को ना अपनाए। यानी इसको उन्होंने अपने अभिलेखों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संग्रहित किया। ठीक है, अब देखो, अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है, हमारे सामने एक और चौथा बिंदु जो आता है वो आता है ब्राह्मी और खरगोष्ठी लिपि का अर्थ क्या, अर्थात इनका मतलब क्या होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 1830 में, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, मैंने पहले भी बताया, जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने ब्राह्मी और खरगोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला। देखो, ब्राह्मी और खरगोष्ठी लिपि का प्रयोग शुरू में अभिलेखों और सिक्कों पर किया जाता था। जेम्स प्रिंसेप को यह बात पता चल गई कि ज्यादातर अभिलेखों और सिक्कों पर जो है प्रियदर्शी राजाओं के क्या लिखे गए हैं? नाम लिखे गए हैं। ठीक है, अब देखो प्रियदर्शी शब्द आया, प्रियदर्शी क्या? तो प्रियदर्शी का मतलब होता है मनोरम मुखाकृति, मनोरम मुखाकृति वाले राजा, अर्थात जिसका मुंह क्या हो? सुंदर, जिसका मुंह क्या हो? सुंदर। ऐसे राजाओं के चित्र सिक्कों पर और अभिलेखों पर दिए गए हैं। अब देखिए, अब हमारे सामने एक और बात आती है कि खरगोष्ठी लिपि को पढ़ा कैसे गया, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा कैसे गया। ठीक है, सिक्के किस प्रकार के होते थे, तो उसके बारे में देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो खरगोष्ठी लिपि जो है उसको कैसे पढ़ा गया, ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया, इसको हम अगले पार्टीशन में यानी अगला जो भाग होगा उसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।